देखो, आज हमको नया टॉपिक चालू करना है, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये देखें कि ये राजकोषीय नीति होती क्या है, क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है, अर्थव्यवस्था में इसका रोल क्या है, वो कौन से टूल हैं जिसके माध्यम से राजकोषीय नीति बनाई जाती है, और भारत की राजकोषीय नीति कैसी है, ये बेसिकली हमको इतना देखना है। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि राजकोषीय नीति होती क्या है। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, राजकोषीय नीति। नीति मतलब तो समझते हो, और कैसी नीति, जो राजकोष से संबंधित हो। ऐसी नीति जो राजकोष से संबंधित हो, राजकोषीय नीति कहलाएगी। मतलब देखो, शाब्दिक अर्थ सही अर्थ बता रहा हूं मैं, जो नीति राजकोष से संबंधित हो। राजकोष मतलब इसको ट्रेजरी समझ सकते हो, ट्रेजरी। अब राजा तो बचे नहीं है कि उनका राजकोष बचे, तो जो सरकार है हमारी, सरकार, उस सरकार का जो कोष है, उस कोष से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कह रहे हैं। सामान्य शब्दों में यही है राजकोषीय नीति, जो सरकार के कोष से संबंधित हो या सरकार के खजाने से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। सरकार के खजाने से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति, ये शाब्दिक अर्थ हो गया। परिभाषा भी बता रहे हैं, लेकिन ये तो शब्द से निकल रहा है। फिस्कल पॉलिसी में भी है, जो FIC फिस्क है शब्द, ये इसका लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ ट्रेजरी होता है। तो ले दे कि वो ये सरकार के खजाने से संबंधित। अब देखो, सरकार का जो खजाना है, या जिसको हम राजकोष कह रहे हैं, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार का जो पैसा है वो कहाँ रखा रहता है। तो देखो, सरकार का जो पैसा है वो 3 टाइप के फंड में रहता है। 3 टाइप की निधि है सरकार के पास। 3 प्रकार के फंड हैं। एक को कहते हैं हम संचित निधि, संचित निधि। दूसरी है हमारी लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि। दूसरी है हमारी लोक लेखा निधि, और एक तीसरी है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। जैसे आप भी अपना पैसा, कोई जरूरी थोड़ी कि एक ही खाते में रखते हो सकता है बैंक के अकाउंट में हो सकता है कुछ पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखा हो, कुछ सेविंग अकाउंट में और हो सकता है कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में भी सेव करके रखा हो सकता है कुछ पैसा घर में भी सेव करके रखा हो, अलग अलग रहता है। तो इसे सरकार के पास जो भी पैसा है, सरकार उनको 3 टाइप के फंडों में डिवाइड करके रखती है। मतलब 3 खाते हैं, 3 फंड हैं जिसमें सरकार अपना सारा पैसा रखती है। संचित निधि, लोकलेखा निधि और आकस्मिक निधि। इसमें देखो, आकस्मिक निधि तो नाम से समझ आ रहा है कि सरकार ने क्या है, आकस्मिक परिस्थितियों, ऐसी कोई संकटकालीन परिस्थिति या इमरजेंसी स्थिति आ गई, उस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने आकस्मिक निधि का गठन करके रखा। आपातकाल के लिए, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, संकट से व्यक्ति अपना पैसा जोड़ के रखता ना कि कभी कोई दिक्कत आ जाएगी तो यहां से पैसे निकलेंगे, तो वही है सरकार की आकस्मिकता निधि। और ये जो सरकार की आकस्मिकता निधि जो आपातकालीन परिस्थितियों के लिए है, ये भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में। मतलब सरकार को इससे पैसा, यदि आकस्मिक निधि से पैसा चाहिए होगा तो राष्ट्रपति की अनुमति से इसमें से पैसा निकाल लेंगे। ये आकस्मिकता निधि हो गई है।
दूसरी है सरकार की लोक लेखा निधि। सरकार की लोक लेखा निधि, सरकार की लोक लेखा निधि दरअसल क्या है, ये वास्तव में सरकार का पैसा नहीं है, ये भी आम आदमी का पैसा है। और क्या है कि जो व्यक्ति अपनी प्रोविडेंट फंड है, भविष्य निधि, सरकारी कर्मचारियों का होता ना प्रोविडेंट फंड, डाकघर की जमाएं, डाकघर की बचत, ये सब क्या है, लोक लेखा निधि के अंतर्गत आती है। मतलब ये वास्तव में है सरकार, आम आदमी का पैसा, वास्तव में ये आम आदमी का पैसा है, सरकार के पास धरोहर के रूप में रखा है, लेकिन सरकार उसका उपयोग कर लेती है। और ये जो निधि है ये कार्यपालिका के नियंत्रण में आती है। कार्यपालिका मतलब समझ रहे हैं ना, सरकार, ये सरकार के हाथ में, सरकार इसको अपने हिसाब से निवेशित कर सकती, कुछ भी करेगी सरकार। आम आदमी का पैसा है, सरकार इस पे ब्याज देती है उसको निश्चित दर से। और तीसरी आती है सरकार की संचित निधि। ये संचित निधि होती है संसद के नियंत्रण में, संसद के नियंत्रण में। और सरकार को जो भी आय होती है किसी भी स्रोत से हो, अब देखो सरकार को आय काय के माध्यम से होगी, एक तो सरकार हम पे टैक्स लगाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स उस पे कर के माध्यम से होता है। सरकार फिर जो भी व्यापार करती है उस पे लाभ होता है। सरकार व्यापार करती मतलब क्या है, जैसे कल ही पढ़ा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी बैंक है, उससे कोई प्रॉफिट होगा तो अंततः किसके पास जाएगा, सरकार के पास है। इतनी सारी सरकारी कंपनियां, उनसे जो प्रॉफिट होगा वो भी सरकार के पास जाएगा। फिर सरकार यदि गरीब देशों को लोन बांटती है तो उससे भी ब्याज मिलता है। तो ले दे के सरकार की जो भी आय है वो संचित निधि में ही जाती है। मतलब वास्तव में यही निधि है जिसमें सरकार के पास पूरा, सरकार की जो भी बचत होती है, जो भी आय होती है, वो सब संचित निधि होती है। देखो ये लोक लेखा निधि तो बता दिया, ये जनता का पैसा है, सरकार के पास धरोहर के रूप में रखा है। ये आकस्मिकता निधि, संकटकालीन परिस्थितियों के रूप में 500 करोड़ रुपए हैं वो रखे हैं संकट से निपटने के लिए। ये मेन है, मतलब पूरा सरकार का पैसा यहीं से है। और सरकार को यदि इसमें से पैसा चाहिए तो किसकी अनुमति लगेगी, संसद। संसद 1 रुपए भी यदि सरकार को इसमें से निकालना है तो संसद की अनुमति लगती है। और संसदीय अनुमोदन के लिए फिर वो अलग प्रक्रिया है, विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है, बहुत अलग अलग टाइप की प्रक्रिया है संसद से धन की स्वीकृति कराने के लिए। धन विधेयक प्रस्तुत होता है, वित्त विधेयक प्रस्तुत होता है, वो बात की बात। मैंने तो बस ये बताया, हम जब राजकोष की बात करते हैं या सरकार के खजाने की बात करते हैं तो सरकार ने अपने पैसे को 3 टाइप के फंडों में बांट के रखा है। अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग फंड है, जिसमें से वास्तव में यही है जिसमें पूरा पैसा इकट्ठा होता है। ये 2 तो विशेष उद्देश्य के लिए ही होते हैं। तो देखो ये फंड है। अब इससे संबंधित नीति को ही हम राजकोष के नीति कहते हैं। ये सरकार का कोष हो गया, इस कोष से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। अब देखो खजाना है, कोष है, तो कोष से संबंधित नीति क्या होगी, इसमें पैसा आएगा कैसे, पैसा जाएगा कैसे, पैसा खर्च करना है तो पैसा खर्च कहां से होगा, पैसा आना है तो पैसा आएगा कहां से। जैसे बताया कि सरकार की आय, सरकार कर के माध्यम से आय करती है, तो सरकार ने कर की दर को बढ़ा दिया तो सरकार की आय ज्यादा होने लगेगी, मतलब संचित निधि में ज्यादा पैसा, सरकार के राजकोष में पैसा ज्यादा आएगा। सरकारी कंपनियों से लाभ ज्यादा हो रहा है तो उसमें पैसा ज्यादा आएगा। तो मतलब एक तो जैसे ही टैक्स की बात आएगी, टैक्स जैसे ही शब्द यूज किया फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आएगा, राजकोषीय नीति के अंतर्गत आएगा। बजट प्रस्तुत करती है सरकार कि साल भर में हम इतना पैसा खर्च करेंगे, वो भी किससे संबंधित है, राजकोष। मतलब पैसा आएगा और पैसा कहां व्यय करना है। भैया पैसा आ तो गया इकट्ठा, अब उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर में निवेश करना है, कि इंडस्ट्रीज में निवेश करना है, कि लोगों को पैसा बांटना है कि भैया 1000 रुपए पैसा देंगे, 2000 रुपए पैसा देंगे, 5000 रुपए महीना देंगे, हमको चुनाव जिता दो, वो सब सरकार तय करेगी। तो ये जो भी एक्टिविटी है यही है आपकी फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। मतलब राजकोषीय नीति को और सरल शब्दों में कहें तो सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी को ही राजकोषीय नीति कह देते हैं। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी दरअसल थोड़ा सा ब्रॉडर शब्द हो जाता है, उसमें मॉनिटरिंग पॉलिसी भी आ जाती है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे हमको केवल क्या है, इधर फोकस रखना है, सरकार के कोष से संबंधित, आपके
आपके पास पैसा, सरकार के पास पैसा आया, सरकार उसको, तो पैसा आएगा किन स्रोत से, जाएगा किन स्रोत से, कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये सब कुछ राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही आता है। ठीक है ना। तो ये राजकोषीय नीति है, ये सरकार का राजकोष है, सरकार के कोष से संबंधित नीति को ही हम राजकोषीय नीति कह रहे हैं। तो देखो, अब परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति क्या है? सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर, करारोपण, टैक्सेशन, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, सरकारी ऋण, चाहे विदेश से लो चाहे भारत से लो, तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति, तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति, हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है ना। अब देखो, इसमें हीनार्थ प्रबंधन को छोड़ के बाकी शब्द तो समझ आ ही रहे होंगे। हीनार्थ प्रबंधन अभी बता रहा हूं, सार्वजनिक व्यय समझ ही रहे, सरकार जो खर्चा करती है, टैक्सेशन अभी बताया, सरकार विभिन्न प्रकार का टैक्स लगाती है, उससे पैसा, सरकार कर्जा लेती है, सार्वजनिक ऋण, और हीनार्थ प्रबंधन, इन सबसे संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। सरकार के राजकोष से संबंधित होती है, और थोड़ा सा हम उसको यदि लिखे 3 लाइन में तो ये बता सकते हो कि ये है राजकोषीय नीति। अब देखो, ये जो राजकोषीय नीति है, इसमें हीनार्थ प्रबंधन शब्द अभी मैं समझा रहा हूं, परिभाषा लेकिन यही है राजकोषीय नीति की। इसमें फिर दूसरी चीज ये है कि ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या होता है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य, राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है, राजकोषीय नीति क्यों बनाई जा रही है, राजकोषीय नीति बनाने का उद्देश्य क्या है। भाई, राजकोषीय नीति का सर्वप्रथम उद्देश्य तो है आर्थिक विकास के लिए धन की व्यवस्था करना, आर्थिक विकास के लिए धन की व्यवस्था करना, आर्थिक विकास के लिए धन की व्यवस्था करना। भाई, सरकार को चलाना है, सरकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो उसके लिए आपको कुछ नीति बनानी पड़ेगी ना, कि यहां से इतना पैसा आएगा, यहां से इतना पैसा आएगा। तो बस वो राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति बनाने का सबसे प्राइमरी गोल यही है कि पैसे की व्यवस्था करना, कि पैसा आएगा कहां से। जब पैसा आएगा तो फिर दूसरा ये हो जाएगा कि इस पैसे का वितरण सही ढंग से हो, मतलब संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। पैसा आ गया सरकार के पास, अब सरकार को यह देखना है कि ये पैसा जब मैं लोगों में बांटूंगी, अब लोगों में बांटूंगी मतलब ऐसा पैसा नहीं बांटना है, सरकार जो अपनी पॉलिसी करेगी कि उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगी, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये जब काम हो तो इसमें यह ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि ये काम भारत के केवल कुछ लोगों के लिए हो, कि देखा कि भारत के कुछ हिस्से में ही अच्छी सड़क है, बाकी हिस्से में सड़क ही नहीं, कुछ हिस्से में हेल्थ फैसिलिटी है, बाकी में है ही नहीं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सब जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये भी ध्यान में रखती है राजकोषीय नीति। पैसा आए और पैसा जाए, ये दोनों ही राजकोषीय नीति का उद्देश्य है कि कैसा है। फिर तीसरा है आर्थिक समृद्धि एवं स्थिरता प्राप्त करना, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना, इकोनॉमिक ग्रोथ,
वृद्धि हो अर्थव्यवस्था में और स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि अर्थव्यवस्था संकट का सामना करे या अर्थव्यवस्था में ऋण का बोझ ज्यादा हो जाए, ऐसी कोई स्थिति, वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, एक स्टेबल होना चाहिए आपकी अर्थव्यवस्था। तो ये राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसरों का सृजन, समझ ही रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए। यदि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है मतलब सरकार की फिस्कल पॉलिसी में कोई समस्या है। हम सीधे सीधे कहेंगे सरकार की राजकोषीय नीति के असफलता है जो बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा हो रही है, क्योंकि उसका एक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में रोजगार का सृजन भी करना है, आय की असमानता को दूर करना, आय की असमानता को दूर करना, असमानता को दूर करना, आय की असमानता को दूर करना। असमानता मतलब समझ रहे ना, कि ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति की आय बहुत ज्यादा हो और एक व्यक्ति की आय हो ही ना, वो जो गैप है उस गैप को कम करना, ये भी हमारी इकोनॉमिक जो फिस्कल पॉलिसी है उसका एक उद्देश्य होता है। फिर और इसमें बता सकते हैं फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य कि पूंजी निर्माण में वृद्धि करना, पूंजी निर्माण में वृद्धि, कैपिटल फॉर्मेशन। सातवां बता सकते हैं भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन को बनाए रखना, भुगतान संतुलन में स्थिरता। और बता सकते हैं क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन, क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, प्रति व्यक्ति व राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति व राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना। सिंपल थे उद्देश्य ही हैं। भुगतान संतुलन को छोड़ दें तो बाकी तो अपन को सारा समझ आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब सरकार की फिजिकल पॉलिसी का उद्देश्य है आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, आय की असमानता को दूर करना, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना। और भी जोड़ सकते हैं गरीबी उन्मूलन भी सरकार की राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य है, क्योंकि जब आप संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करोगे, आय की असमानता को दूर करोगे, आर्थिक समृद्धि लाओगे, आर्थिक विकास लाओगे तो गरीबी भी दूर होगी ही। तो ये कुछ बेसिक उद्देश्य हैं किसके, राजकोषीय नीति के। परिभाषा देख ली हमने, राजकोषीय नीति के उद्देश्य देख लिए। अब देखना है राजकोषीय नीति के प्रकार, राजकोषीय नीति के प्रकार। अब देखो प्रकार भी अलग अलग प्रकार से अलग अलग अर्थशास्त्री ने डिफाइन किया है। हम यहाँ पर सामान्य देख रहे हैं 3 प्रकार की राजकोषीय नीति दिखाई देती है, 3 प्रकार की राजकोषीय नीति दिखाई देती है। एक को कहते हैं न्यूट्रल, एक को कहते हैं विस्तारवादी और एक को कहते हैं संकुचनवादी। विस्तारवादी राजकोषीय नीति, संकुचनवादी राजकोषीय नीति और न्यूट्रल। अब देखो ये जो राजकोषीय नीति है दरअसल यहां पर इनका संबंध टैक्स और एक्सपेंडिचर से है। मतलब जहां पर सरकार जो कर का एकत्रण कर रही है और जो खर्चा कर रही है उसमें एक समानता है। एक जगह कर का एकत्रण और होने वाले खर्चे में अंतर है, एक में होने वाले कर के एकत्रण और
होने वाले एक्सपेंडिचर में गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखो 3 टाइप की हमको फिस्कल पॉलिसी दिखाई देगी, न्यूट्रल, विस्तारवादी, संकुचनवादी। अभी इस नीति के प्रकार को अपन थोड़ी देर से देखेंगे, वो भी थोड़ा सा टैक्स टैक्स का उसमें इशू आएगा उसको समझने में। तो देखो अपन ने अभी उद्देश्य देखा फिस्कल पॉलिसी का और प्रकार बताया, प्रकार को भी थोड़ी देर से अपन विस्तार से देखेंगे। अब परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य, इसके बाद इसमें जो मेन इसका है ये राजकोषीय नीति के आपसे उपकरण पूछेंगे, राजकोषीय नीति के उपकरण, टूल्स पूछ सकता है राजकोषीय नीति के, तकनीक है, या वो कौन कौन से साधन है जिससे राजकोषीय नीति काम करती है। जैसे हमने मौद्रिक नीति देखा था ना, मौद्रिक नीति के 2 प्रकार के टूल देखे थे, एक टूल को कहा था अपन ने मात्रात्मक उपकरण और एक को कहा था गुणात्मक उपकरण। इसी प्रकार से राजकोषीय नीति के भी कुछ उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से राजकोषीय नीति को बनाया जाता है और राजकोषीय नीति का संचालन किया जाता है। इस राजकोषीय नीति का सबसे पहला और प्राइमरी टूल है बजट, सबसे मेन। देखो इसको अब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बजट को। बजट क्या होता है? सामान्यतः आय व्यय का लेखा जोखे को बजट कहते हैं। सामान्यतः आय व्यय का लेखा जोखा मतलब क्या है? साल भर में हमारे पास पैसा आएगा कहां से और इस पैसे का व्यय कहां से करेंगे, इसी को सामान्य भाषा में हम बजट कहते हैं। हर आदमी अपनी बजट बनाता है कि उसकी आय 20,000 रुपए है तो इतना इतना खर्चा करेगा, उनका किराए में इतना करेगा, खाने में इतना करेगा, ये तो वही उसका बजट हो जाता है। ऐसे भारत सरकार भी अपना बजट प्रस्तुत करती है कि उसको साल भर में इतना पैसा खर्चा होगा और इतने पैसे की आय होगी, उसी को कहते हैं बजट। तो जो बजटरी पॉलिसी है, जो बजट नीति है, वो राजकोषीय नीति का एक उपकरण है। सबसे मेन उपकरण है राजकोषीय नीति का बजट। मतलब सरकार की यदि आपको फिजिकल पॉलिसी समझनी है, यदि किसी सरकार की राजकोषीय नीति समझनी है, तो बस उनका बजट डॉक्यूमेंट उठा के पढ़ लो। साल भर में वो सरकार क्या करेगी, सरकार की प्रायोरिटी क्या होगी, सरकार किस क्षेत्र को प्राथमिकता देगी, किस क्षेत्र को सरकार महत्ता नहीं देगी, ये सब हमको उस देश के बजट को पढ़ने से पता चल जाता है। तो राजकोषीय नीति का सबसे मेन और प्रारंभिक उपकरण है क्या है? बजटरी पॉलिसी। बजट एक बार प्रस्तुत होता है साल भर में, तो वही हमको देखना है कि बजट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो अपन अभी डिटेल में देखेंगे, अभी तो बस आप उपकरण के रूप में देख लो। दूसरा फिस्कल पॉलिसी का उपकरण है जिसको कहते हैं टैक्सेशन पॉलिसी, करारोपण, करारोपण। सरकार की आय का मुख्य साधन है कर लगाना। सरकार कहां से पैसा इकट्ठा कर रही है? देखो हमने राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या लिखा था? संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, आय की असमानता। टैक्सेशन प्रणाली से हमको बहुत कुछ पता चलेगा। टैक्स देखेंगे, 2 टाइप के टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। तो उन्होंने कहा कि भारत के कितने लोग डायरेक्ट टैक्स देते हैं, कितने लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी ज्यादा है या डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी ज्यादा है? क्योंकि यदि डायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि इनडायरेक्ट टैक्स की हिस्सेदारी ज्यादा है तो मतलब वो राजकोषीय नीति में असमानता को उत्पन्न करेगी। तो राजकोषीय नीति का दूसरा उपकरण है टैक्सेशन। इसको भी हमको डिटेल में पढ़ना है। कर क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, सरकार की कर नीति क्या है, इसको भी हमको डिटेल में पढ़ना है। तीसरा उपकरण है सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति, सार्वजनिक ऋण से संबंधित, सार्वजनिक ऋण से संबंधित। अभी हम सरकार का बजट देखेंगे तो सरकार के बजट की ये स्थिति है कि सरकार की आय 100 रुपए है और सरकार का खर्चा 150 रुपए है, ये स्थिति है। एक उदाहरण के माध्यम से समझो, तो तुम्हारी आय तो 100 है, खर्चा 150 है, तो 50 कहां से करोगे? कर्जा लोगे ना। तो बस सरकार की हमको डेब्ट पॉलिसी को भी पढ़ना है कि सरकार ने आंतरिक स्रोत से कितना ऋण लिया है, बाह्य स्रोत से कितना ऋण लिया है, हमारे देश के ऊपर कुल कितना कर्जा है और हमारे ऊपर कुल कितना कर्जा है। भले तुमने लोन नहीं लिया लेकिन भारत सरकार ने तुम्हारे नाम से लोन ले लिया है, तो तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है।
जीडीपी के अनुपात में हमारे ऊपर कितना कर्जा है, कितना पैसा है हमारे पास और कर्जा कितना। पता चला कहने को तो हम उनने कहा कि $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया इसमें 1 ट्रिलियन तो कर्जा है। समझ रहे हैं ना? तो हमको सरकार की सार्वजनिक ऋण से संबंधित नीति को भी देखना पड़ेगा। फिर चौथा इसमें जो बिंदु है राजकोषीय नीति का अहम घटक है, वो होता है निवेश तथा सरकार की विनिवेश नीति। निवेश तथा विनिवेश नीति। निवेश और विनिवेश नीति, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और कितना डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। सरकार भाई ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि सरकार को जो पैसा आ रहा है वो बाहर से आ रहा है या सरकार अपने घर की संपत्ति को बेच के पैसा इकट्ठा कर रही है। तो ये भी अपने को डिटेल में पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, निवेश तथा विनिवेश। और सबसे अंतिम है घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था मतलब यही है कि सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए कैसे क्या काम करती है, उसी को कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। देखो अभी जो शब्द यूज किया था हीनार्थ प्रबंधन, इसी को समझ लो, इसी घाटे की वित्त व्यवस्था से वो संबंधित है, हीनार्थ प्रबंधन। देखो हमने क्या कहा कि सरकार का आय 100 रुपया है और खर्चा 150 रुपया है, व्यय 150 है। तो ये 50 रुपए की कहीं से सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो 50 रुपए की व्यवस्था करने के लिए सरकार क्या है, ऋण ले लेगी। ऋण भी दो टाइप का लेगी, या तो वो आंतरिक स्रोत से ले लेगी, मतलब देश के अंदर ही ले लेगी, और देश के अंदर नहीं तो उन्होंने कहा कि बाह्य स्रोत से, विदेश जाके ले आएगी, WTO से ले आएगी, IMF से ले आएगी, वर्ल्ड बैंक से ले आएगी, कहीं से भी ले आएगी। ठीक है ना? आंतरिक स्रोत में भी क्या है, सरकार चाहे तो डायरेक्ट RBI से ले सकती है, डायरेक्ट RBI से ले सकती है, या फिर जनता से ले। समझ रहे हैं ना? आंतरिक स्रोत में सरकार के पास दो विकल्प है, मतलब देखो सरकार का आय कम है और व्यय ज्यादा है, तो इस व्यय की पूर्ति के लिए सरकार क्या कर रही है, ऋण ले रही है। ऋण दो स्रोत से ले रही है सरकार, या तो सरकार आंतरिक स्रोत से ले रही है या सरकार बाह्य स्रोत से ले रही है। बाह्य तो समझ ही आ रहे, विदेश से, WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, अन्य कोई संस्था से ले रही है। आंतरिक स्रोत में भी सरकार के पास दो विकल्प हैं, या तो आम जनता से ले या फिर RBI से ले। अब आम जनता से ऋण लेने का मतलब यह है कि सरकार क्या करती है, कुछ सरकारी प्रतिभूति टाइप की बेचते हैं, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र चलते थे पहले, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र आदि, या फिर आपकी जो भविष्य निधि है। भाई राष्ट्रीय बचत पत्र क्या होते हैं, ऐसा एक कागज छाप के दे देगी सरकार और बोलेगी कि ये 10,000 रुपए का है और इसकी मेच्योरिटी पीरियड 5 साल की है, 5 साल बाद ये कागज तुम लेके आओगे तो हम तुमको 15,000 रुपए देंगे, ऐसा करके कुछ ये बचत पत्र हो जाता है। तो लोग क्या है, अपनी सेविंग्स वो क्या है, इन बचत पत्रों को खरीदने में लगा देते हैं। उनको लगता है कि बचत पत्र खरीदने में ज्यादा फायदा है। हो सकता है सरकार को जब पैसे की ज्यादा जरूरत हो तो कहेगी 5 साल बाद डबल ले लेना, तो आदमी इन बचत पत्रों को खरीदता है। जब आदमी इन बचत पत्रों को खरीदेगा तो सरकार को तो केवल बचत पत्र छाप के देना है, 2 रुपए लग रहे हैं उसको छापने में, और 10,000 का है, तो सरकार को पैसा आम जनता से मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कर्जा है, 5 साल बाद देखो वापस करना है ब्याज सहित, लेकिन 5 साल बाद करना है ना, जबकि जब देखेंगे अभी तो अपना खर्चा निकाल लें। तो ये एक तरीका होता है सरकार आम आदमी से कर्जा ले ले। आम आदमी से कर्जा ना ले सरकार, तो दूसरा सरकार के पास व्यवस्था होती है कि वो RBI से कर्जा ले ले। और RBI से कर्जा लेने को मैंने कल ही बताया था
या तो वो आरबीआई से ले ले। और आरबीआई को क्या बताया था, वेज एंड मीन एडवांस, ये अर्थोपाय अग्रिम हिंदी में कहते हैं, अर्थोपाय अग्रिम। मॉनिटरिंग पॉलिसी में बताया था ना कि सरकार 90 दिन के लिए आरबीआई से कर्जा ले लेती है और आरबीआई उस कर्जे पर ब्याज भी लेती है, रेपो रेट के दर से लेती है ये। तो ये चीज कहलाती है हीनार्थ, वो अर्थोपाय अग्रिम। ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है हीनार्थ प्रबंधन। जो अभी बताया था ना राजकोषीय नीति में अपन ने देखा था हीनार्थ प्रबंधन मतलब क्या है कि सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए जो कर्जा लेती है, तो ये जो कर्जे लेने की व्यवस्था है इसी को कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन और इसी को कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। समझ रहे ना, घाटे की वित्त व्यवस्था मतलब आपको घाटा हो रहा था और आपने उसकी फाइनेंसिंग कर रही, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहला रही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग कहला रही है कि आपने अपने जो घाटे है उसको कहीं से कर्जा ले आके पूरा कर लिया, बात खत्म कर ली, आपने अपना काम निकाल लिया। इसी के लिए सब यूज किया जाता है हीनार्थ प्रबंधन। ये अर्थोपाय अग्रिम तो पहले ही समझ चुके थे, आरबीआई से कर्जा लेती है और ये जो पूरी प्रक्रिया है कि सरकार जो कर्जा लेती है उसी को कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था, उसी को कहते हैं हम हीनार्थ प्रबंधन। ठीक है, तो ये आपका राजकोषीय नीति के उपकरण है। इन्हीं उपकरणों को हमको डिटेल में देखना है कि राजकोषीय नीति में बजट कैसे प्रस्तुत होता है, सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, सरकार कैसे सार्वजनिक ऋण को मेंटेन कर रही है, कितना सरकार के ऊपर सार्वजनिक ऋण है, राष्ट्रीय हमारा जो राष्ट्रीय ऋण कितना है ऊपर, निवेश की क्या स्थिति है, डिसइन्वेस्टमेंट का क्या स्थिति है, और अब भी जो बताया घाटे की वित्त व्यवस्था की सरकार डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसे कैसे कर रही है, ये सारी चीजों को हमको समझना है। ठीक है ना, तो एक एक करके हम इन चीजों को समझते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत। फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत हमने उसका पहला टूल देखा है और वो है बजट। राजकोषीय नीति के अंतर्गत जो पहला उपकरण है वो सरकार की बजटरी पॉलिसी या सरकार का बजट। अब देखो बजट तो अब भी मैंने जो बताया कि सामान्य अर्थों में बजट के लिए बजट की जो परिभाषा दी जाती है वो यही दी जाती है कि आय व्यय से जुड़ा हुआ वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। संविधान में बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है, उसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उपयोग ही किया गया है। तो बजट दरअसल क्या है, सरकार के आय व्यय से संबंधित एक विवरण है। कि आप बजट देखोगे तो देखो आम आदमी का बजट कैसे बनेगा, जैसे तुम अपना बजट बनाओगे तो उन्होंने कहा तुम्हारी तनख्वाह आय कितनी है और तुम्हारी व्यय कितना है, तुम्हारी आय कितनी है तुम्हारी व्यय है। मान लो तुम्हारी आय है 25,000 रुपये महीना, तनख्वाह तुमको मिल रही है 25,000 रुपये महीना। अब तुम्हारा व्यय तो उनने कहा कि घर का किराया, घर का किराया उनने कहा कि 3,000 रुपये। फिर उनने कहा कि किराने और सब्जी का उनने कहा कि 5,000 रुपये। ठीक है ना, फिर उनने कहा कि बच्चों के स्कूल की फीस 2,000 रुपये। फिर उनने कहा कि कर्जा भी लेके रखा हमने बैंक से तो उसकी किस्त भी जा रही है 5,000 रुपये। फिर और आपका आकस्मिक व्यय टाइप का हो गया कि कोई बीमार हो गया, कहीं की शादी में जाना है, उसका 5,000 रुपये। तो कितना हो गया, 5, 10, 15, 2, 17, 3, 20, 20,000 रुपये आपका खर्चा है और आय कितनी थी 25,000 रुपये। तो जो 5,000 रुपये है वो क्या है, आपकी बचत है, बचत है। अब इस बचत का तुम कुछ भी उपयोग कर सकते हो सकता है इस बचत को तुम बैंक में जमा करो, पोस्ट ऑफिस में जमा करो, इस बचत से तुम सोना खरीद लो, इस बचत से तुम राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद लो, इसको तुम शेयर मार्केट में निवेश करो, कंपनी के शेयर खरीद लो, म्यूचुअल फंड खरीद लो, कुछ भी खरीदो, ये आपके ऊपर है। तो ये बचत हो गई। अब देखो
एक व्यक्ति की आय 25,000 रुपए है और उसका व्यय 20,000 रुपए है, 5,000 रुपए की बचत है। तो इसका जो बजट बनाएंगे इसको बोलेंगे सरप्लस बजट। बजट आदित्य, बच रहा है ना पैसा, आय ज्यादा है व्यय कम है, इसको सरप्लस बजट कहेंगे। एक व्यक्ति है, उसकी आय 25,000 रुपए है लेकिन उसका खर्चा और ज्यादा है, हो सकता है उसका 10,000 महीने में और कुछ खर्चा हो, सामान्य अन्य खर्चा, तो उसका जो खर्चा हो जाएगा वो 30,000 हो जाएगा। आय 25,000 रुपए, व्यय 30,000 रुपए, तो 5,000 रुपए का क्या है, बचत नहीं है, 5,000 रुपए का इसको घाटा है, या ये 5,000 रुपए ऋण लेके आएगा ना, तो उसको कहेंगे घाटे के बजट या घाटे की बजटीय व्यवस्था। और आप ये समझ लो हमारे सरकार की स्थिति यही है कि खर्चा बहुत ज्यादा है, उसके अनुपात में आय कम है, और हर साल सरकार कर्जा ले रही है, तो भारत में डेफिसिट फाइनेंसिंग की व्यवस्था होती है। तो देखो, जैसे ये एक आम आदमी का बजट है, आम आदमी का बजट तो अपन को बिल्कुल समझ आ रहा है कि आय लिखा व्यय लिखा, बात खत्म हो गई। लेकिन सरकार का बजट, और सरकार का बजट मतलब भारत का बजट, भारत के 150 करोड़ लोगों के लिए बजट तैयार हो रहा है, तो थोड़ी जटिलता तो आ ही जाएगी। इतना सरल नहीं होगा कि एक लाइन में आय लिख दी, एक लाइन में व्यय कर दिया और माइनस करके बता दिया क्या बचा या क्या घाटे में रहा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर जो बजट बनाने का उद्देश्य केवल आय व्यय का नियंत्रण नहीं है, इस बजट का कुछ और उद्देश्य भी है। इस बजट का कुछ और उद्देश्य भी है भाई। जैसे सामान्य सी भाषा में पूछा जाए कि बजट बनाते क्यों हैं, तो हम क्या कहेंगे, बजट इसलिए बनाते हैं ताकि थोड़ा सा खर्चा मेंटेन रहे आय और व्यय का, कि पता चले कि हमको आय कितना है व्यय। बजट बनाने का एक उद्देश्य और होता है, और वो होता है खर्चे पर नियंत्रण रखना, या फिर ये पता करना कि खर्चा कितना है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, वो पढ़ रहा है बाहर रह के, और घर वाले उसको 10,000 रुपए महीने भेज रहे हैं, ठीक है ना। अब घर वाले कहेंगे कि तुम हमको अपना बजट तैयार करके 2 महीने का, कि हमने तुमको 10,000 रुपए दिया था, तुमने 10,000 रुपए में से कितना बचा। वो कहेगा कुछ रुपए नहीं बचा, और दो महीने के अंत में, तेरा पैसे खुट गए और पैसे चाहिए। तुम घर वालों से उसने 2,000 रुपए और ले लिए, तो घर वाले कहेंगे ना कि लिख के दो काय काय में पैसा खर्च हुआ। तो फिर वो अब वो बजट तैयार करेगा अपना कि यार मैंने घर का किराया दिया था 2,000 रुपए, फिर उन्होंने कहा कि टिफिन के पैसे दिए थे 3,000 रुपए, 5,000 हो गए। 1,000 रुपए की किताब कापी ले आया, किताब कापी 1,000 रुपए की, ठीक है ना। अब उसके घर वाले चतुर होंगे तो कहेंगे किताब कापी का बिल लगा के देना, कौन सी किताब लेके आए हम भी देखे तुम्हें, 3 2 5 और 1 6, 6,000 ही हो रहे, अभी भी 10,000 नहीं हो पा रहे। अब उनने तो खर्चा कर दिया, पिक्चर दिखाया, जन्मदिन था, पार्टी दी थी 2,000 की, कुछ भी दारू पी गए, कुछ भी कर गया। अब वो फिर फर्जी चीजें लिखेगा कि उनने कहा कि ट्यूशन की फीस दे दी, भले इस महीने नहीं दी हो, सर के सामने रो लिया हो, पैसे नहीं इस महीने, ऐसा वैसा फलान ढिकाना। या वो फिर कहेगा कि मैं बीमार हो गया था तो डॉक्टर को 2,000 रुपए लग गए, अंत में तो यही बोलेगा देखने तो आ नहीं रहे तुम बीमार हो गए, 2,000 रुपए लग गए। फिर घर वाले कहेंगे कि ठीक है इसका भी बिल लगा के दे, कोचिंग के रसीद ला के दे 2,000 रुपए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इस पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके, पता तो चले उनका लड़का क्या खर्चा कर रहा है। नहीं तो पता चला तुम यहाँ से उसको पढ़ने के लिए भेजे, हर महीने 10,000 रुपए बेच रहा है, तो दारू पी गया, जुआ खेल लिया, आईपीएल में सट्टा लगा दिया, कुछ भी कर रहा उल्टा सीधा काम, तो बर्बाद हो रहा ना ये। तो बर्बादी से बचाने के लिए क्या तरीका है, उसके खर्चों पर नियंत्रण अपने आप हो जाएगा जिससे हिसाब ले लिया जाए, 1 1 रुपए का हिसाब दे तू। अब उसको जब 1 1 रुपए का हिसाब देना होगा ना, तो वो खर्च करने से पहले सोचेगा, फालतू खर्च करने से पहले सोचेगा कि मैं हिसाब क्या दूंगा, हिसाब देना पड़ेगा ना। तो वो खर्चा करते समय ही फालतू खर्चा नहीं करेगा। यार उन्होंने कहा फोकट बहुत कचारे, मेरे घर वाले बहुत परेशान करते, 1 1 रुपए का हिसाब मांगते हैं, इसलिए उन्होंने कहा फालतू खर्चे ही नहीं करना अपन को, तो हो गया ना नियंत्रण। तो बजट प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य ये भी होता है कि सरकार के खर्चों पर नियंत्रण। भाई तुम सरकार को पैसा दे रहे, अब सरकार से पूछो तो कि पैसा काय में खर्च किया तुमने,
कि हेलीकॉप्टर खरीद लिया, कि प्रधानमंत्री ने अपने लिए कपड़े सिलवा लिए, कि मोबाइल ले लिया, क्या कर लिया सरकार ने? तो सरकार के खर्चों पर नियंत्रण रखना भी एक बड़ा उद्देश्य है बजट प्रस्तुतिकरण का, ठीक है ना। मतलब बजट आप ये समझ लो कि केवल और केवल इसलिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है कि बजट के माध्यम से हमको आय व्यय की जानकारी मिले। बजट इसलिए भी प्रस्तुत किया जाता है ताकि बजट के माध्यम से हमको सरकारी खर्चों पर नियंत्रण और सरकार के खर्चों पर जानकारी मिले या उस पर नियंत्रण स्थापित हो जाए। मतलब देखो, जो बजट प्रस्तुत किया जाता है उस बजट के कुछ उद्देश्य होते हैं। मतलब देखो, हम राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं बजट। अब बजट अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, इस बजट को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे ना, फिर आखिरी में हम राजकोषीय नीति को समेटेंगे कि इस राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या है। हम भारत की राजकोषीय नीति की कमियां देखेंगे, क्या समस्या है अभी, क्योंकि ये सेपरेट अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। बजट से अलग बनेगा, टैक्सेशन से अलग बनेगा, निवेश विनिवेश से अलग बनेगा, तो सबको हमको अलग अलग देखना है। और अपने आप में ये सब क्या है, राजकोष से संबंधित है। मतलब शब्द तो एक ही है, फिजिकल पॉलिसी, लेकिन उस फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत सरकार की पूरी आर्थिक नीति आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो, जो बजट है, बजट का एक उद्देश्य तो हम यही देख रहे हैं कि क्या है, सरकार के आय व्यय की जानकारी। एक तो सामान्य सा उद्देश्य यही है, सरकार के आय व्यय की जानकारी। दूसरा ये है कि सरकार का, या इसको कहते हैं कार्यपालिका, सरकार के लिए कार्यपालिका शब्द यूज करते हैं। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व तय होता है। विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व तय होता है। पहले बताया ना कि संचित निधि सरकार संसद के नियंत्रण में होती है, और संसद से पैसा निकालना है तो बजट प्रस्तुत करना पड़ेगा, और बजट प्रस्तुत करना पड़ता है तो बताना पड़ता है कि इस योजना के लिए इतना पैसा चाहिए, इस कार्य के लिए इतना पैसा चाहिए। तो सरकार पर नियंत्रण होता है, विधायिका का, संसद का सरकार पर नियंत्रण होता है। और बता सकते हैं इससे क्या होता है, सरकारी कार्यों में कार्यकुशलता आती है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता आती है। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता आती है, ठीक है ना। और क्या बता सकते हैं बजट प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य? बजट प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य ये भी एक बता सकते हैं कि प्रशासनिक प्रबंधन में समन्वय रहता है। प्रशासनिक प्रबंधन में समन्वय बना रहता है, इंटीग्रेशन रहता है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, क्योंकि पैसा ऊपर से आता है और हिसाब देना पड़ता है पूरे पैसे का, एक एक रुपए का, ठीक है ना। तो ये सरकार के बजट बनाने का उद्देश्य है। उद्देश्य देख लिए, अब देखना है बजट के प्रकार, कितने प्रकार का बजट प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो, बाकी वो फैक्ट तो आप जान ही रहे हो कि भारत में जो, भैया देखो, जो बजट है वो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। ये तो कुछ फैक्ट हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्टर वो हमारा बजट तैयार करता है। भारत में जो पहली बार बजट है वो 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में पहला बजट 1860 में, 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और इस समय कौन था? कैनिंग का शासनकाल था। लॉर्ड कैनिंग थे वायसराय, उनके समय ये पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था, ठीक है ना। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है भारत में वो 1 मार्च से 31 अप्रैल तक होता है। वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक,
ये भारत का फाइनेंशियल ईयर है। हमारा ईयर तो जनवरी टू दिसंबर चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या चलता है, अब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक भारत का फाइनेंशियल ईयर चलता है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर की घोषणा की गई थी 1867 में की गई थी, और तब से ये स्थिति है, और पूरी दुनिया में फाइनेंशियल इसी हिसाब से चलता है। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जुलाई से चलता है, ये याद रखना। आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर जुलाई टू जुलाई। हमारा फाइनेंशियल दिसंबर टू जनवरी होता है। वित्त मंत्रालय या भारत सरकार का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, मतलब जो पैसा अलॉट किया जाता है वो साल की साल हिसाब लिया जाता है। तो 1 मार्च को देंगे पैसा, और 31 मार्च तक का पूरा खर्चा की व्यवस्था की जाती है, ठीक है ना। फिर स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो 1947 में 1947 में प्रस्तुत किया गया था, 26 नवंबर को। हाँ, 26 नवंबर को स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। आर के षणमुगम शेट्टी, ये इनने प्रस्तुत किया था। भारत का पहला बजट। फिर उन्होंने कहा कि जब हमारा रिपब्लिक बन गया था तो गणतंत्र का पहला बजट 1950 में प्रस्तुत किया गया था जॉन मथाई के द्वारा। जॉन मथाई, रिपब्लिक, हमारा संविधान लागू हो गया था, उसके पश्चात बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। फिर पहले रेल बजट और आम बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है ना। और ये इन दोनों का सेपरेशन किया गया था 1924 में एक वर्थ कमेटी बनी थी, एक वर्थ कमेटी। इस एक वर्थ कमेटी की सिफारिशों के बाद रेल बजट और आम बजट को अलग अलग कर दिया गया था। मतलब देखो, बजट तो 1860 से प्रस्तुत हो रहा है, पहले एक साथ ही आता था। फिर 1924 में ब्रिटिश सरकार ने एक वर्थ कमेटी बनाई थी, उसने बोला कि नहीं नहीं, रेल बजट और आम बजट को अलग अलग प्रस्तुत करो। तो 1924 के बाद से अलग अलग आ रहा था, लेकिन फिर सरकार ने 2017 में दोनों को मिला दिया, और आज अलग अलग नहीं आता है। आज आम बजट और रेल बजट एक साथ प्रस्तुत होता, ठीक है ना। तो ये बजट के संदर्भ में कुछ बातें हैं। संविधान का अनुच्छेद 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट। अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करेगा। ऐसे राज्यों के लिए अनुच्छेद 202 में दिया गया है। ये बजट से संबंधित कुछ सामान्य से फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हमको इसमें देखना है बजट के प्रकार, कितने प्रकार का बजट प्रस्तुत हो सकता है। हम तो एक टाइप के ही बजट को जानते हैं। कौन सा बजट? आय लिख दिया एक साइड, दूसरा साइड व्यय लिख दिया, हो गया बजट। लेकिन अब स्वाभाविक सी बात है कि भारत सरकार का बजट है तो थोड़े चोचले ज्यादा होंगे, अलग अलग प्रकार के चोचले। बाकी बजट तो है केवल इतना, आय और वह लिख दो सीधे सीधे। लेकिन सीधे सीधे लिख देंगे तो चीजें सरल हो जाएंगी, और चीजें सरल हो जाएंगी तो फिर तुम लोग समझ जाओगे, और तुम लोग समझ जाओगे तो फिर उनसे हिसाब मांगोगे। इसलिए चीजों को जितना कठिन हो सके उतना कठिन करो। जितनी कठिन होगी चीज, आम आदमी की समझ से उतनी बाहर हो जाएगी, और जितना आम आदमी की समझ से बाहर हो जाएगी उतना सरकार के लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। तो अब अलग अलग टाइप के बजट प्रस्तुत होते हैं, हमको केवल उनका नाम जानना है, और उसमें आपको बस ये समझना है कि होता क्या है। जैसे एक होता है पारंपरिक बजट, इसको कहते हैं हम पारंपरिक बजट, ट्रेडिशनल बजट। ट्रेडिशनल बजट देखो, ट्रेडिशनल बजट वही है जो हम अभी बात कर रहे हैं कि उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें सरकार के आय और व्यय का सामान्य लेखा जोखा होता है, और बस कि साल भर में सरकार को इन मदों से इतनी आय होगी और सरकार का इन मदों में इतना पैसा खर्च होगा। उसी को हम क्या कह देते हैं? पारंपरिक बजट या सामान्य बजट। पारंपरिक बजट या सामान्य बजट आय व्यय का सामान्य विवरण होता है। आय व्यय का
सामान्य विवरण, आय व्यय का सामान्य विवरण, पारंपरिक, कोई दिमाग नहीं लगाया, सीधा आया, बात खत्म कर दी। फिर एक दूसरा बजट होता है, दूसरे टाइप का बजट होता है जिसको कहते हैं आउटकम बजट। आउटकम बजट, आउटकम बजट। हिंदी में अब अलग 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 शब्द यूज करते हैं, परिणाम उन्मुख, रिजल्ट ओरिएंटेड बजट। आप तो बस याद रखना आउटकम बजट, कंफ्यूज नहीं होगे। आउटकम बजट वो बजट होता है जिसमें भैया आउटकम निकल के क्या आया, परिणाम क्या है, मतलब क्या है, दिए गए बजट का परिणाम। पिछले साल तुमको जो पैसा दिया था, दिए गए बजट का परिणाम पूछते थे, दिए गए बजट का परिणाम। और देखो ये पहली बार भारत में 2005 में प्रस्तुत किया गया था, आउटकम बजट 2005 में पहली बार वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया था। परिणाम, आउटकम, तुमको जो पैसा दिया गया था उसका रिजल्ट बताओ। तुमको हम 10,000 रुपए महीने दे रहे हैं शहर में पढ़ने के लिए, तुम हमको हर बार दे देते हो इतना इतना खर्चा, तुम सीख भी गए हो, सबका बिल भी लगा देते हो, पूरा खर्चा दे दे रहे हो, हिसाब दे दे रहे हो। हमको हिसाब से कोई मतलब नहीं, तुम तो ये बताओ तुम्हारी नौकरी कब लग रही। ये रिजल्ट, परिणाम की बात कर रहे हैं, तुम पूरा फोकस इसी में कर रहे हो कि इसमें इतना खर्चा किया, रिजल्ट क्या है, और रिजल्ट नहीं है मतलब तुम फालतू बात कर रहे हो, समझ रहे हैं ना। तो ये रिजल्ट की बात करता, आउटकम क्या निकल के आया। तो भाई जैसे सरकार ने पैसा खर्च किया, उन्होंने कहा प्राइमरी एजुकेशन के लिए इतने लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया, इतने लाख करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया, तुमने सब खर्चा कर दिया। लेकिन सरकार पूछेगी कि क्या कहते हैं साक्षरता दर कितनी बढ़ी, प्राइमरी एजुकेशन में नामांकन दर में कितनी वृद्धि हुई, कितने बच्चे स्कूल छोड़ने वाले थे उनके ड्रॉप आउट रेट में क्या कमी आई, इन पे बात की जाएगी। तो इन पैरामीटर का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर तुम्हारा मूल्यांकन किया जाएगा, उसको कहते हैं आउटकम बजट। फिर एक होता है लाइन आइटम बजट। लाइन आइटम बजट, लाइन आइटम बजट। देखो लाइन आइटम बजट क्या होता है कि हर विभाग के अनुसार पैसा आवंटित किया जाएगा, हर विभाग के अनुसार पैसा आवंटित होगा, हर विभाग के अनुसार पैसा आवंटित होगा। लाइन, ये उनने कहा कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला बाल विकास, शिक्षा, सबके लिए एक क्या है लाइन से लिस्ट बना दी गई है कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। फिर शिक्षा विभाग के अंतर्गत भी उन्होंने कहा कि प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, सबके लिए अलग अलग फिक्स कर दिया। इसी को कहते हैं हम लाइन आइटम बजट। फिर एक बजट का प्रकार होता है जिसको कहते हैं शून्य आधारित बजट, जीरो बेस्ड बजट, जीरो बेस्ड, शून्य आधारित, जीरो बेस्ड, शून्य आधारित बजट। देखो शून्य आधारित बजट वो बजट होता है जिसमें क्या करते हैं, पहली बात तो इसमें याद रखना, पीटर फायर इस शून्य बजट की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति था, पीटर फायर। पीटर फायर नामक व्यक्ति ने शून्य आधारित बजट की अवधारणा को प्रस्तुत किया अमेरिका में। इसमें क्या किया जाता है कि पिछले साल की बजट आवंटन को शून्य मान लिया जाता है, पिछले वर्ष का बजट आवंटन को शून्य मान लिया जाता है। पिछले साल के बजट आवंटन को शून्य मान लिया जाता है।
और फिर क्या है, नए सिरे से मूल्यांकन करके बजट दिया जाता है। देखो होता क्या है कि जैसे लास्ट ईयर उन्होंने कहा कि भैया कोरोना आ गया था, तो हेल्थ बजट बहुत बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था हेल्थ बजट। अब सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है, जब बजट बनता है ना, तो पिछले साल के बजट के हिसाब से ही नया आवंटन किया जाता है। भाई पिछले साल एजुकेशन विभाग को इतना दिया गया था, हेल्थ विभाग को इतना दिया गया था, तो उसी में घाट जोड़ घटा के वो बजट दे दिया जाता है। शून्य आधारित बजट क्या कहता है कि नहीं, पिछले साल के आवंटन को तुम शून्य मान लो, क्योंकि देखो हो सकता है पिछले साल की प्राथमिकता अलग है, जैसे बताया ना कि कोरोना आ गया था इसलिए पिछले साल हेल्थ में बहुत ज्यादा पैसा गया, अब तो कोरोना नहीं है तो हेल्थ में इतना बजट लोकेशन करने की जरूरत नहीं है, पिछले बजट को शून्य मानो, सब भूलो, नए सिरे से बजट का मूल्यांकन करोगे कि इस साल हमको किसमें कितना कितना देना है। हो सकता है इस साल सूखे की संभावना हो सरकार की कि मानसून इस बार अच्छा नहीं रहेगा, तो उन्होंने कहा कि भैया इस बार कृषि क्षेत्र में हमको थोड़ा ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, तो नए सिरे से, ये कहलाता है शून्य आधारित बजट। लास्ट बजट को भूल जाओ कि लास्ट बजट में क्या प्रस्तुत किया गया था। फिर एक होता है प्रोग्राम बजट। प्रोग्राम बजट, प्रोग्राम बजट क्या होता है कि प्रत्येक विभाग है, मतलब प्रत्येक प्रोग्राम के लिए अलग बजट होता है। प्रत्येक विभाग और उसका प्रोग्राम उनके लिए अलग बजट होता है उसके निष्पादन से, कि भैया हेल्थ विभाग है तो हेल्थ विभाग में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत, ये हेल्थ विभाग का एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम, उसके लिए अलग बजट। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये एक अलग प्रोग्राम, उसके लिए बजट अलग, मतलब प्रोग्राम वाइज बजट दिया जाता है। एक तरीका तो यह होता है कि आपने उठा के स्वास्थ्य विभाग को दे दिया 1 लाख करोड़ रुपए, तू दिखाए तेरे को जो करना हो कर। और एक क्या होता है, स्वास्थ्य विभाग को पैसा दे तो रहे हैं लेकिन बता दे रहे हैं आयुष्मान में इतना जाएगा, प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि जन आरोग्य मिशन में इतना जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में इतना जाएगा, शहरी स्वास्थ्य मिशन में इतना जाएगा, प्रोग्राम वो भी बता दे रहे हैं। मतलब स्वास्थ्य विभाग अब अपने हिसाब से नहीं कर सकता, ये तो प्रोग्राम में चला गया और प्रत्येक प्रोग्राम का अलग अलग मूल्यांकन होगा कि आयुष्मान भारत के हमने तहत इतना दिया था तो आयुष्मान भारत का हिसाब दो, ऐसा, ये कहलाता है प्रोग्राम बजट। फिर एक होता है जेंडर बजट, लैंगिक बजट। लैंगिक लैंगिक बजट, नाम से समझ आ रहा है, जेंडर बेस्ड बजट। लैंगिक बजट उस बजट को कहते हैं जिसमें महिलाओं के लिए आवंटित धन को देखा जाता है, महिलाओं के लिए आवंटित धन को देखा जाता है, महिलाओं के लिए आवंटित धन को देखा जाता है कि कोई भी बजट एलोकेशन है उसमें महिला की हिस्सेदारी कितनी है, ये बताओ, हर चीज का देखेंगे महिला को। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए दे रहा है, वो पूछेंगे कि इस 2000 करोड़ रुपए में महिला, उच्च शिक्षा में महिलाओं को बढ़ाने के लिए कितना दिया जाएगा। तो ये अवधारणा भी बाद की है, ये अवधारणा भी 2001-2 से चालू की गई है और बजट के कुछ हिस्से में महिलाओं के लिए अलग से आवंटन किया जाता है, तो उसको बोल देंगे लैंगिक बजट। हालांकि उसको महिला बजट कह देना चाहिए, लेकिन अब वो क्या है कि एलोकेशन लिंग के आधार पर किया जा रहा है इसलिए उसको लैंगिक बजट नाम दे दिया गया। ठीक है, उसको कहते हैं हम लैंगिक बजट। ऐसे एक नई अवधारणा आ गई है, चाइल्ड बजट। इस साल मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया चाइल्ड बजट। तो चाइल्ड बजट क्या है कि आपके बजट में बच्चों के लिए कुल कितना आवंटन है, ये जब आप दिखा रहे हो कि हम बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं, उसको चाइल्ड बजट कहते हैं। और चाइल्ड बजट में क्या है, इसी साल मतलब 2022-23 में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 2022-23 का जो बजट है एमपी गवर्नमेंट का, इसमें इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि 220 योजनाओं में 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं बच्चों के लिए, तो वो हो गया चाइल्ड बजट।
फिर एक और होता है, इसको कैपिटल बजट कहते हैं, पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट, पूंजीगत बजट मतलब क्या है कि जिसमें पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत भुगतान को शामिल किया जाता है। अभी अपन बताऊंगा पूंजीगत क्या होता है। पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय भुगतान को शामिल किया जाता है, उसको पूंजीगत बजट कह देते हैं। ठीक है ना। और भी अलग अलग टाइप के बजट होते हैं, अपन को मुश्किल है कि पेपर में क्वेश्चन देखने को मिले बजट से, क्योंकि डायरेक्ट बजट उन्होंने सिलेबस में लिखा नहीं, वो तो हमने राजकोषीय नीति के अंतर्गत बजट आता है, इसलिए हम बजट को देख रहे हैं। तो आपको 3 नंबर के साथ, बाकी शॉर्ट नोट्स भी बहुत कम संभावना है कि पूछ ले कि लैंगिक बजट की अवधारणा को समझाइए, क्योंकि यदि शॉर्ट नोट्स पूछ लेगा लैंगिक बजट की अवधारणा को, तो आपको बताना पड़ेगा लैंगिक बजट क्या होता है, लैंगिक बजट कब से चालू किया गया है, इतने में आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको कम से कम करंट ईयर के बजट में लैंगिक बजट में कितना प्रावधान किया गया है ये जरूर बताना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। दूसरी बात एक चीज याद रखो, ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि भारत सरकार का बजट लैंगिक बजट, ये जितने प्रकार पढ़े ना बजट के, ये सब हमको बजट में दिखाई देंगे, सब एक साथ। एक साथ कैसे? देखो, हर योजना में तो महिलाओं के लिए अलग से आवंटन किया नहीं गया होगा, कुछ चीजों में बता दिया गया होगा कि महिलाओं के लिए इतना है, तो वो बजट का हिस्सा क्या हो गया, लैंगिक। तो कहने को तो पूरा बजट हो गया ना कि लैंगिक बजट है, लेकिन हर उसमें नहीं है। दूसरा, शून्य आधारित, तो ऐसा थोड़ी कि हर योजना के, हर विभाग या हर काम के लिए लास्ट ईयर को शून्य मान लिया गया, कुछ में माना जाएगा और हो सकता है कुछ में पिछले साल के आवंटन को ध्यान रख के ही इस साल आवंटित कर दिया जाए, कि पिछले साल भी इस क्षेत्र में नॉर्मल सिचुएशन थी, इस साल भी नॉर्मल सिचुएशन रहेगी, अपन को ज्यादा कुछ नहीं करना, तो पिछले बार जितना दिया था उसी से थोड़ा बहुत 10% बढ़ा के घटा के जो भी दे दो। तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ क्षेत्र में इस शून्य आधारित बजट की अवधारणा को लगाया जाए। हो सकता है कि आउटकम बजट, हर चीज में आउटकम तय नहीं कर सकते आप, जहां कर सकते हैं वहीं करेंगे। सेना के लिए बजट आवंटित किया तो आउटकम थोड़ी देखेंगे कि तुमने कितने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, वो उधर कुछ नहीं, तो सेना को देना ही है, आउटकम बजट वाला उधर कॉलम नहीं है। तो जहां जहां जिस जिस अवधारणा का उपयोग होता है वहां वहां उस बजट की अवधारणा का उपयोग कर लिया जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम कह दें कि भारत ने इस साल, उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजट प्रस्तुत किया है या इस साल प्रोग्राम बजट प्रस्तुत किया। हाँ, बस शुरुआत कब से की है वो अपन के लिए काम का हो सकता है कि भैया इस वर्ष से भारत में ये अवधारणा भी बजट में जोड़ दी गई, क्योंकि देखो भारत का बजट बहुत विस्तृत बजट है, तो अलग अलग जगह अलग अलग बजट की इन अवधारणाओं को हम प्रयोग में लाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बजट के प्रकार हैं। अब इस बजट का हमको थोड़ा सा डिटेल देखना पड़ेगा कि इस बजट के अंतर्गत, खासकर भारत सरकार के बजट के अंतर्गत क्या क्या चीजों को शामिल किया जाता है। भारत सरकार का बजट, देखो बजट में दो ही हिस्से होते हैं, एक तो हम इसको कहते हैं प्राप्तियां, प्राप्तियां या इसको हम आय कहते हैं, प्राप्तियां या आय, और दूसरा हिस्सा वो होता है उसको क्या कहते हैं, व्यय, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, दो ही चीजें होती हैं बजट में। तो हमको भारत सरकार का देखना है कि भारत सरकार को आय किन स्रोतों से होती है और भारत सरकार का व्यय किन स्रोतों में होता है, आय कहां से होती है और सरकार का व्यय कहां से होता है। तो देखो, सरकार की जो आय होती है उसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक को कहते हैं राजस्व आय, रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरे को कहते हैं पूंजीगत आय, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू, राजस्व प्राप्तियां, कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट, और पूंजीगत प्राप्तियां मतलब कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो, राजस्व आय कैसी आय होती है, राजस्व आय और पूंजीगत, सरकार की आय के दो हिस्से हैं, राजस्व आय,
पूंजीगत आय। राजस्व आय ऐसी आय होती है जो किसी प्रकार की देनदारी उत्पन्न नहीं करती, किसी प्रकार की देनदारी देनदारी उत्पन्न नहीं करती, किसी प्रकार की देनदारी उत्पन्न नहीं करती। देनदारी मतलब लायबिलिटीज, कर्जा नहीं बढ़ाती। ऐसी प्राप्तियों को या ऐसी आय को राजस्व आय कहते हैं। ना ही किसी संपत्ति को बेचकर प्राप्त होती है, संपत्ति को बेचकर प्राप्त होती है, बेचकर प्राप्त होती है। ना ही संपत्ति को बेचकर प्राप्त होती है। ऐसी आय को राजस्व आय कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, जो ना ही कोई देनदारी उत्पन्न करती है और ना ही कोई आपको संपत्ति को बेचकर प्राप्त होती है, उनको हम राजस्व आय कहते हैं। पूंजीगत आय इसके अपोजिट ये होती है कि ऐसी आय जो देनदारी बढ़ाती हो, देनदारी बढ़ाती हो, ऐसी आय जो देनदारी बढ़ाती हो या संपत्ति की बिकवाली से प्राप्त हो, संपत्ति की बिकवाली से प्राप्त हो, पूंजीगत आय कहलाती है। समझ गए ना? मतलब देखो, हम जैसे अपना बजट बनाए कि एक आम आदमी का जो बजट होता है, आम आदमी के बजट में उसकी आय है और उसका व्यय है। तो इसके आय को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक तो पूंजीगत कह सकते हैं, एक तो राजस्व कह सकते हैं। जैसे यदि हम राजस्व की बात करें तो आम आदमी को जो राजस्व मिल रहा है किस तरह से मिलता है? हो सकता है वो कहीं नौकरी करता हो तो उसको वेतन मिल रहा है। वेतन कोई देनदारी उत्पन्न नहीं करता, आपने महीने भर काम किया, आपको तनख्वाह मिल रही, सैलरी मिल रही, वो आपकी सैलरी है, किसी को उससे कुछ नहीं देना है, ठीक है ना? वो आपकी राजस्व आय हो जाएगी। दूसरा, व्यक्ति की राजस्व आय ये हो सकती है कि हो सकता है उसका घर किराए से चल रहा हो, घर बना था, उसमें ऊपर वो रहता था, नीचे उसने किराया दे दिया, तो हर महीने उसको किराए से पैसा मिल रहा है। ये पैसा भी कुछ नहीं है, घर किराए से चल रहा है, गाड़ी किराए से चल रही है, खेत को किराए से दे दिया, सिकमी देते ना साल के लिए, तो वो सब उसकी राजस्व आय कहलाएंगी कि इसमें उसको कुछ नहीं, पूरा पैसा आ रहा, उसका अपना पैसा है, वो जैसा चाहे उसका उपयोग कर ले। ना तो उसके भाई किराएदार नहीं देगा किराया, लात मार के घर से भगा देगा, घर उसका सुरक्षित है, खेत उसके सुरक्षित है, गाड़ी उसकी सुरक्षित है। तो ऐसे कुछ आय सरकार को होती है। अब सरकार को ऐसी आय कैसे मिलेगी? सरकार को तनख्वाह तो मिलती नहीं है, सरकार तो खुद ही तनख्वाह देती है, तो सरकार को कौन तनख्वाह देगा? तो देखो, सरकार को तनख्वाह देने के लिए जो पैसा आता है वो कहां से आता है? कर, टैक्स। सरकार की रेवेन्यू आय का सबसे मेन स्रोत है टैक्स, कर से आय। सरकार जो हम पे 50 तरह के कर लगाती है, देश का प्रत्येक नागरिक सरकार को टैक्स देता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तुम ये मत सोचो कि हमने तो आज तक सरकार को टैक्स नहीं दिया है, सब टैक्स देते हो। बिना टैक्स दिए इस देश में कोई नहीं रह सकता, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। भले टैक्स चोरी कर सकते हो लेकिन टैक्स तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो एक तो सरकार को कर से आय होती है। दूसरा क्या है? सरकार को जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, सार्वजनिक कंपनी का लाभांश। पहले बताया इतने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, इतनी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, इनसे जो आय होती है, जो लाभ होता है ना, इनको हर साल वो सरकार को ट्रांसफर करते हैं, तो उससे सरकार को जो आय होती है उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। फिर सरकार ने दिए गए ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज। सरकार बहुत सारे देशों को कर्जा भी देती है, गरीब देश है जैसे भूटान है, नेपाल है, इनको कर्जा देती है और उनसे क्या है, फिर ब्याज की प्राप्ति होती है। सरकार को अनुदान के रूप में भी कुछ मिलता है, अनुदान। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन, विश्व की संस्थाएं, WTO कई बार सरकार को अनुदान दे देती है।
बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन का रहा है, उसका फाउंडेशन का नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। वो हर साल भारत में करोड़ों रुपए बांट रहा है। बिहार गोरखपुर में मलेरिया उन्मूलन के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुका है। एड्स उन्मूलन के लिए हमको अनुदान मिल रहा है। टीबी के उन्मूलन के लिए हमको अनुदान मिल रहा है। बहुत सारा अनुदान मिलता है भारत सरकार को, तो वो भी मिल गया। भाई अनुदान तो यही है ना, हमको आ रहा, हमारी कोई लाइबिलिटीज नहीं है। आपको कोई ने गिफ्ट दे दिया तो आपकी लाइबिलिटीज थोड़ी है, आपको तो मिल गया, आप उसको कुछ खर्चा करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और इसमें होता है जुर्माने से प्राप्त। आप हेलमेट लगा के नहीं जा रहे थे, उन्होंने 500 रुपए की रसीद काट दी, तो रसीद कहाँ, रसीद का पैसा सरकार के पास गया ना, तो सरकार की आय होगी। तो ये कुछ सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट के तरीके हैं, राजस्व प्राप्तियों के तरीके हैं, इससे कोई देनदारी उत्पन्न नहीं हो रही है। अब देखते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियों को कहते हैं जो देनदारी को बढ़ाती है और संपत्ति की बिकवाली से प्राप्त होती है। देखो जैसे आम आदमी के संदर्भ में देखते हैं, आम आदमी को वेतन मिल रहा है, उसका घर किराए से चल रहा है, वो एक दिन उठा के इस घर को बेच देता है, पैसा तो उसको आया, आय तो उसकी हुई, लेकिन इस आय को इधर नहीं लिखेंगे, इस आय को पूंजीगत खाते में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये संपत्ति की बिकवाली से प्राप्त हो रही है। आपको आय हो गई, लेकिन अगले महीने जो रेवेन्यू रिसिप्ट में हर महीने आता था किराया, वो नहीं आएगा। मतलब इधर से एक बार आय होगी, अगले बार से इधर आय होना बंद हो जाएगी। उसकी बस चल रही थी किराए से, उन्होंने बेच दिया, अगले महीने नहीं आएगा। जमीन चल रही थी किराए से, बेच दिया, अगले महीने किराया नहीं आएगा। तो संपत्ति की बिकवाली से प्राप्त हो या फिर देनदारी बढ़ाती हो सकता है इसने क्या है, कोई कर्जा ले लिया, व्यक्ति भी कर्जा लेता है, सरकार भी कर्जा लेती है, तो कर्जा जो लिया है वो भी आय हुई, पैसा तो आया ना आपके पास। इसलिए देखो हम क्या है, प्राप्तियां शब्द का यूज कर रहे हैं कि सरकार के पास पैसा आया कहां से। जितना सरकार के पास पैसा आया वो सरकार की प्राप्तियां कहलाएगा। लेकिन जो आने वाला पैसा है उसको सरकार दो टाइप के खातों में बांटती है, एक को कहती है राजस्व से होने वाली प्राप्तियां और एक को कहती है पूंजीगत से होने वाली प्राप्तियां। राजस्व से होने वाली प्राप्तियां सरकार की देनदारियां नहीं बढ़ाती, सरकार को सिर्फ आय है, वो एक आपकी आपकी वास्तविक आय है। भाई जमीन बेच के आपको आय हो रही, वो कोई आपकी आय है नहीं, क्योंकि आपकी असेट है ना, वो खत्म हो गई है। आने वाले भविष्य में आपकी आय निश्चित रूप से कम होगी। जैसे कोई व्यक्ति खेती कर रहा है, उसको 5 एकड़ जमीन है, हर साल उसको कुछ आय, उसने उठा के बेच दी उसकी सारी खेती, अभी तो एकदम से आय हो गई, लेकिन अगले साल आने वाले भविष्य में उसकी आय कम होना चालू हो जाएगी। तो इसी टाइप से सरकार को जो भी प्राप्तियां होती है, सरकार उन प्राप्तियों को दो टाइप के खातों में, राजस्व और पूंजीगत खातों में बांटती है। राजस्व आय सरकार के लिए अच्छी है, सरकार की कोई देनदारी नहीं, राजस्व आय बढ़ना चाहिए। पूंजीगत आय आय तो है, लेकिन इस आय से यदि सरकार को ज्यादा प्राप्तियां हो रही है, इस तरीके से सरकार को ज्यादा आय हो रही है, तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि निकट भविष्य में जो राजस्व सरकार का आय है, राजस्व जो सरकार की आय है वो कम हो जाएगी। इसलिए बजट में ये देखते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी है और पूंजीगत रिसिप्ट कितनी है। मतलब आपको देख के समझ आना चाहिए कि सरकार की स्थिति क्या है। तो देखो ये सरकार की प्राप्तियां हैं। सरकार को जो प्राप्ति होती है, आय होती है, उसके दो हिस्से हैं, रेवेन्यू और पूंजीगत। रेवेन्यू मतलब क्या है, कोई देनदारी नहीं है, अच्छा सब कुछ है, आपकी तनख्वाह टाइप की। और कैपिटल जो है पूंजीगत है, वो आप संपत्ति बेच के ला रहे हो या कर्जा लेके ला रहे हो। संपत्ति बेच के ला रहे हो तो भी गलत है, और कर्जा बेच के ला रहे हो तो भी गलत है, क्योंकि कर्जा चुकाना पड़ेगा ब्याज सहित। तो ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज सही है, ठीक है ना। तो ये सरकार की प्राप्तियां हैं। अब सरकार का जो व्यय वाला हिस्सा है उसको अपन कल देखेंगे।